हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड बीपीएससी 102 भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र। पेपर कोड जरूर मैच कर लीजिएगा और जून सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो आगे के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको इसके गेस्ट पेपर्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ आपको जाना है और अपना पेपर कोड सिंपली सर्च करना है। जैसे हम अपना पेपर कोड सर्च करेंगे जितने भी गेस्ट पेपर्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, आप यहाँ से ले सकते हैं। गेस्ट पेपर्स आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपको 90+ स्कोर करने में मदद करते हैं। साथ ही अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। इन सभी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही ये नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों पर चर्चा की जाए। यानी भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसके बारे में हमें बताना है, उसके प्रावधानों के बारे में चर्चा करनी है। जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे 3 भागों में उससे डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन यानी परिचय, उसके बाद होते हैं मुख्य बिंदु जिसमें आप चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, और लास्ट में आता है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति परंपरा और अधिकारों की रक्षा करना है। यह अनुसूची जनजातीय समुदाय को स्वशासन का अधिकार प्रदान करती है ताकि वे अपने स्थानीय मामलों का संचालन स्वयं कर सके। वर्तमान में यह व्यवस्था असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ जनजातीय क्षेत्र में लागू होती है। यानी जो भारतीय संविधान में 6ठी अनुसूची बनाई गई है, ओवरऑल ये 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से जो 6ठी अनुसूची है इसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारे पूर्वोत्तर भारत की जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर जो जनजाति रहती हैं, अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, उनकी संस्कृति, उनके परिवार परंपरा और अधिकार, इनकी रक्षा करना। ठीक है, उन्हें अधिकार प्राप्त करना और उनका संचालन करना, ये मुख्य रूप से असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम जैसे कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, कुछ जनजातीय क्षेत्रों में। ठीक है, अनुसूचित 6ठी अनुसूची के मुख्य प्रावधान, सबसे पहला है स्वायत्त जिला परिषद, यानी उनकी अपनी खुद की जिला परिषद होनी चाहिए। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया गया है। प्रत्येक परिषद में अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं। इसमें अधिकांश सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं तथा कुछ सदस्यों को राज्यपाल नामांकित करता है। यानी जो जिला परिषद है ये उनकी खुद की दी गई है 6ठी अनुसूची के अंतर्गत, जहां पर उसमें 30 सदस्य होते हैं और ये जनता द्वारा चुने गए होते हैं, और कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं यानी चुने गए होते हैं। स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद, यदि किसी जिले में एक से अधिक जनजातियां रहती हैं, यानी एक जनजाति से ज्यादा जनजातियां रहती हैं, तो उनके लिए अलग अलग क्षेत्रीय परिषद का गठन भी किया गया है कि मतलब हर जनजाति के लिए अलग अलग क्षेत्रीय परिषद। इससे प्रत्येक जनजाति अपने हितों की रक्षा कर सकती है, हर जनजाति को भागीदारी मिल जाती है, अपने हितों की रक्षा वो कर सकती है। साथ ही अगला पॉइंट है कानून बनाने की शक्ति। स्वायत्त परिषद की भूमि, वन, कृषि, जल, ग्राम प्रशासन, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह, उत्तराधिकार और जनजाति परंपराओं से जुड़े विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। यानी इन विषयों पर वो कानून बना सकती है। हालांकि इन कानूनों को लागू करने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। हालांकि कानून तो परिषद बना सकती है इन मुद्दों पर, जैसे हो गए ग्राम प्रशासन हो गया, कृषि हो गया, जल हो गया, विवाह हो गया, इन मुद्दों पर वो कानून तो बना सकती है, लेकिन इनको स्वीकृति राज्यपाल के सिग्नेचर या राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही मिलती है। न्यायिक अधिकार, यानी न्याय से संबंधित अधिकार कौन से हैं? परिषद छोटे छोटे स्थानीय विवादों के समाधान के लिए पारंपरिक न्यायालय या ग्राम न्यायालय स्थापित कर सकती है। यानी ऐसे जैसे कोई बड़ा क्षेत्र है तो उसमें ग्राम, जैसे गांव, छोटे छोटे गांव के लेवल पर छोटे छोटे विवादों को ग्राम न्यायालय द्वारा भी सुलझाया जा सकता है। इसमें जनजातीय लोगों को उनकी परंपराओं के अनुसार न्याय मिलता है। अगला है वित्तीय अधिकार। स्वायत्त परिषद
कुछ कर लगाने और शुल्क वसूल करने का अधिकार होता है, यानी टैक्स वसूल करने का, कर वसूल करने का अधिकार होता है, जैसे कि बाजार शुल्क, भूमि शुल्क, भवन कर यानी घर का, व्यापार का, इन सभी मामलों में वो जो है टैक्स ले सकता है, कर लगा सकता है। इससे परिषद अपने विकास कार्यों के लिए धन जुटा सकता है, यानी पैसा इकट्ठा कर सकता है। अगला है प्रशासनिक अधिकार यानी प्रशासन से जुड़े अधिकार। परिषद शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बाजार, जल आपूर्ति तथा अन्य स्थानीय विकास कार्यों का प्रबंधन कर सकती है। वे प्राथमिक विद्यालय, अस्पताल व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्थापना कर सकती है, यानी ऐसी संस्थाओं की स्थापना कर सकती है जहाँ पे हमें जैसे विद्यालय हो गए, अस्पताल हो गए, या फिर और जैसे जहाँ पे वो विकास कार्य कर सकते हैं। ठीक है। अगला है महत्व। जनजातीय संस्कृति और परंपराओं की रक्षा होती है, यानी हर जनजाति को अपनी संस्कृति, उनकी परंपराओं की रक्षा यहाँ पर मिलती है। अगला है स्थानीय लोगों को स्वशासन का अधिकार मिलता है, यानी जो स्थानीय लेवल, जो गांव के लेवल पे लोग हैं, उनको भी अपना शासन, अपना स्वशासन करने का मौका मिल जाता है। जनजातीय क्षेत्रों का सामाजिक और आर्थिक विकास होता है, यानी जो जनजातीय क्षेत्र है उनका अपना सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार का विकास यहाँ देखने को मिलता है। स्थानीय समस्याओं का समाधान शीघ्र और प्रभावी ढंग से हो जाता है, जैसे भी हमने पढ़ा कि स्थानीय लेवल पर यानी गांव के लेवल पर भी न्याय मिलते हैं, तो उससे क्या होता है, स्थानीय समस्याएं जल्दी सॉल्व हो जाती हैं और प्रभावी ढंग से उनको हल किया जा सकता है। लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाया जाता है, यानी हर जनजाति, हर स्थानीय शासन पर अगर जो जमीनी स्तर तक अगर वो पहुंच जाएंगे तो लोकतंत्र और मजबूत हो जाएगा। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जनजातीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने तथा उन्हें स्वशासन प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है, यानी 6ठी अनुसूची में जनजातियों के अधिकारों की रक्षा और उनके स्वशासन का अधिकार उन्हें मिलता है संवैधानिक रूप से। यह अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों की पहचान, संस्कृति और परंपरा को सुरक्षित रखते हुए उनके विकास को भी बढ़ावा देती है। इसलिए यह भारत की विविधता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी एक व्यवस्थित, एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाने में मदद करती है, जहां भारत की स्थानीय लोगों से लेकर पूरे राष्ट्र की सुरक्षा हो गई, संस्कृति हो गई, उनकी पहचान, जो जनजातियों की पहचान है, उन्हें भी महत्वपूर्ण माना जाता है, उन्हें भी विकास का मौका दिया जाता है। इससे भारत की जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो और मजबूत होती है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये हमें बतानी है। आप देखते हैं कि आपके बुक के फ्रंट पेज, जैसे आप बुक ओपन करते हैं उसके आगे प्रस्तावना भी लिखी होती है, संविधान के आगे भी प्रस्तावना लिखी होती है, तो इसकी विशेषताओं के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना यानी परिचय से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक भाग है, यानी सबसे पहला भाग है। इसे संविधान की आत्मा और परिचय पत्र कहा जाता है। इसे संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें संविधान के उद्देश्य, आदर्श, मूल्यों का वर्णन किया गया है। प्रस्तावना यह बताती है कि भारत किस प्रकार का राष्ट्र है और नागरिकों को कौन कौन से अधिकार एवं आदर्श प्राप्त हैं, यानी इस प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत कैसा राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है, ऐसे ही नागरिकों को जो जो अधिकार और आदर्श प्राप्त हैं उसके बारे में हमें प्रस्तावना से पता चलता है। इसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था, यानी संविधान सभा में 26 नवंबर को इसे फाइनल किया गया था 1949 को और 1950 में इसे लागू कर दिया गया। इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताएं। पहला है जनता की सर्वोच्चता, यानी जनता यहाँ सर्वोच्च होती है, सबसे ऊपर होती है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्द से होती है, यानी सबसे पहले आप प्रस्तावना में जो वर्ड देखेंगे वो है हम भारत के लोग। इसका अर्थ होता है कि संविधान की वास्तविक शक्ति भारत की जनता में निहित है, यानी पूरी शक्ति जो है पूरी की पूरी शक्ति जनता पर निर्भर करती है, जनता में निहित होती है। जनता ही सरकार का निर्माण करती है और उसे बदल भी सकती है, यानी जनता चाहे तो अपना प्रतिनिधित्व चुन भी सकती है और अगर समय आए तो उसे बदल भी सकती है, उसकी सत्ता गिरा भी सकती है। अगला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, यानी संपूर्ण एक जो विकसित राष्ट्र है, इसके विकासशील राष्ट्र है।
इसके अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी अन्य देश के अधीन नहीं है, यानी किसी का भी उस पर प्रभुत्व नहीं होगा। स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का उसे अधिकार है, कोई भी इस पे अब अधिकार नहीं करेगा, क्योंकि ब्रिटिश शासन के बाद स्वतंत्रता की मांग सबसे पहले उठी थी। तो अब भारत पर कोई और शासन नहीं करेगा, जनता का ही शासन यहाँ होगा। अगला है समाजवादी राज्य। समाजवादी का अर्थ है कि राज्य सभी नागरिकों के आर्थिक सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करेगा, सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना और गरीबी और असमानता को कम करने का उद्देश्य रखता है। यानी इसका उद्देश्य सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य जो होता है वो होता है गरीबी और असमानता को कम करना, सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक रूप से कल्याणकारी कार्य के लिए प्रेरित करना। ठीक है, अगला है पंथ निरपेक्ष राज्य। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है, मतलब बिल्कुल आदर सम्मान दिया जाता है। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ये भारत जो है ये पंथ निरपेक्ष राज्य है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, आप पर कोई भी दबाव नहीं होगा। साथ ही अगर आप किसी धर्म को नहीं भी अपनाना चाहते हैं तो भी आप पर कोई दबाव नहीं बना सकता है। अगला है लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जनता अपना प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है। गणराज्य का अर्थ है कि देश का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत। यानी वंश जैसे बेटे का बेटा जो है राजा बनेगा, राजा का बेटा जो राजा बनेगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था है, यहाँ पर जनता ही अपने जो पदाधिकारी है, प्रतिनिधित्व है, उसको चुनती है और जो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसके माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यही एक लोकतंत्र गणराज्य की विशेषता है। अगला है न्याय की व्यवस्था, यानी कैसी न्याय की व्यवस्था है यहाँ पे इसे प्रस्तावना में बताया गया है। प्रस्तावना सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने का लक्ष्य रखती है ताकि समाज में समानता और निष्पक्षता बनी रहे। यानी बिल्कुल समानता, समाज समान रूप से समाज बना रहे, किसी के साथ भेदभाव ना हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उन्हें दिया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, न्याय जो है सबको समान रूप से देखता है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी स्वतंत्र रूप से आप क्या क्या कर सकते हैं। प्रस्तावना नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। यानी आपको अपने विचार प्रस्तुत करने का, अपनी बात कहने का, विश्वास, किसी भी धर्म पर विश्वास करने का, उपासना करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। इसके लिए आप पर कोई भी दबाव नहीं बना सकता है। समानता का सिद्धांत, यानी हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी पद पे हो, किसी भी दर्जे पे हो, न्याय के सामने, कानून के सामने सब समान है। प्रस्तावना सभी नागरिकों को समान अवसर और समान दर्जा देने की बात करती है। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यानी हर व्यक्ति चाहे वो अमीर है, गरीब है, सब कानून के सामने समान है। अगला है बंधुत्व की भावना। बंधुत्व का अर्थ होता है सभी नागरिकों के बीच भाईचारा, एकता, अखंडता की भावना विकसित करना। यानी हर जो व्यक्ति है उसके अंदर भाईचारा हो, एकता हो, अखंडता बनाने का प्रयास जो है सरकार करती है। इससे देश में एकता और सामाजिक सद्भाव मजबूत होता है। यहाँ पे हम विशेषताएं खत्म होती है, निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के मूल आदर्शों और उद्देश्य को स्पष्ट परिचय देते हैं। यानी उनके जो मूल आदर्श हैं जो संविधान की प्रस्तावना में दिखाए गए हैं, उनसे क्या उद्देश्य हैं, ये उसकी प्रस्तावना में दिखाई देता है। ये भारत की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करती है तथा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को भी बढ़ावा देते हैं। यानी हर किसी को स्वतंत्रता है, अपनी बात कहने की, समानता है, हर वर्ग में बंधुत्व यानी भाईचारा, एकता, अखंडता है और सबसे बड़ा न्याय, सबके लिए समान है। इसलिए प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मार्गदर्शन और उसकी आत्मा भी माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लक्षणों का विश्लेषण कीजिए। यानी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके लक्षण क्या है, उसकी विश्लेषण हमें करना है। इंट्रोडक्शन एंड प्रस्तावना से शुरू करेंगे। पंचायती राज संस्था भारत में ग्रामीण सुशासन की व्यवस्था है। यानी पंचायत जो है
ग्रामीण लेवल पर जो है शासन करने की एक व्यवस्था होती है। इसका उद्देश्य गांव के लोगों को स्थानीय स्तर पर शासन विकास कार्यों में भागीदारी का अवसर देना है। यानी हर गांव के हर व्यक्ति को जो है शासन में अपना भागीदारी बनाती है। इससे क्या होता है कि जो गांव गांव तक है और ज़मीनी स्तर तक है, हर किसी को जो है प्रशासन की और शासन के जो कार्य हैं वहां तक पहुंचने की मदद मिलती है। भारत के संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा मिला था। यानी इससे क्या हुआ, जो भारत के संविधान में 73वां संशोधन हुआ था 1992 में, उसे पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक यानी संविधान में दर्जा दिया गया था। इससे लोकतंत्र को गांव तक मजबूत बनाने में भी सहायता मिली। यानी गांव गांव तक ये पहुंच सका, शासन जो है प्रशासन जो है गांव गांव तक पहुंच सका। जैसे शुरुआत जब हम करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो होती है वो गांव ही होती है। गांव से फिर कहीं जिला, फिर राज्य और फिर कहीं जाके देश और पूरे राष्ट्र की बात हम करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुख लक्षण, यानी क्या क्या लक्षण है। सबसे पहला है लोकतांत्रिक व्यवस्था। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतों से किया जाता है। इससे ग्रामीण जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने और शासन में भाग लेने का अधिकार मिलता है। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता द्वारा उनका प्रतिनिधित्व चुना जाता है। और इससे क्या होता है कि हर व्यक्ति को अपने पसंद का जो वो चाहते हैं वो प्रतिनिधि सत्ता में आता है, शासन में भाग लेने का मौका उन्हें मिलता है। त्रिस्तरीय संरचना, यानी 3 स्तरों की संरचना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरों पर कार्य करती है। यानी जो भारत की पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तरों पर कार्य करती है। सबसे पहले है ग्राम पंचायत, जो गांव के स्तर पर कार्य करती है। क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति जो खंड के स्तर पर कार्य करती है। और जिला परिषद जो जिला के स्तर पर कार्य करती है। यह व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन को व्यवस्थित और प्रभावी बनाती है, जहां पर सबसे पहले एक गांव लिया, फिर उसके बाद एक क्षेत्र या फिर पंचायत, और उसके बाद जैसे गांव, खंड और फिर एक जिला। इससे क्या होता है कि जो है व्यवस्था पूरी बनी रहती है, हर व्यक्ति को भागीदारी का मौका मिलता है। अगला है स्थानीय सुशासन। पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर करती हैं। यानी इसका क्या होता है कि जो जमीनी स्तर की समस्याएं हैं, बिल्कुल अगर आप कहें तो गांव के लेवल की जो समस्याएं हैं उनका समाधान जो है वहीं हो जाता है। जैसे सड़क, पानी, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य विकास कार्यों में की जिम्मेदारी इन्हीं संस्थाओं पर होती है। यानी इनका जो पंचायती राज संस्था है इन्हीं का कार्य होता है गाँव में सड़क, पानी, स्वच्छता, शिक्षा, सभी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो लोगों तक पहुंचानी। जनता की भागीदारी। ग्राम सभा पंचायती राज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। यानी ग्राम सभा जो है, जब भी हम प्रशासन की बात करते हैं, पंचायती व्यवस्था की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। गांव के सभी वयस्क नागरिक ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यानी हर व्यक्ति जो होता है जो 18 वर्ष से ऊपर है वो सब इसके सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यानी एलिजिबिलिटी के हिसाब से होते हैं। वे योजनाओं पर चर्चा करते हैं और पंचायत के कार्यों में समीक्षा भी करते हैं। यानी जो चुने जाते हैं उसके बाद वो पंचायत के कार्य करते हैं, जो भी उनके उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करते हैं और सरकार की योजनाओं पर चर्चा करते हैं, या फिर कोई और योजना जो गांव के लेवल पर बनाई जा सकती है उनका निर्माण भी करते हैं। सामाजिक न्याय, यानी पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान है। इससे समाज के सभी वर्गों को शासन में भागीदारी का अवसर मिलता है। यानी जैसे आप देखते हैं कि बहुत लंबे समय तक इन जनजातियों को या पिछड़े वर्गों को या महिलाओं को शोषण का सामना करना पड़ा। उन्हें कहीं पर भी जो है राजनीति में हो गया, शासन में हो गया, भाग लेने का मौका नहीं मिला था। तो इसके लिए सामाजिक न्याय, सभी को समान रूप से सभी वर्गों को समान भागीदारी मिले, इसलिए आरक्षण का प्रावधान भी चलाया गया। आप देखते हैं कि पंचायती व्यवस्था में जो है 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। विकेंद्रीकरण। इस व्यवस्था में शासन की शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य के बीच गांव तक किया जाता है। यानी इसमें जो है शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच गांव के लेवल पर भी किया जाता है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया सरल और तेज हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, विवाद के और टकराव की स्थिति कम उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है कि सरल और तेजी से निर्णय लिए जा सकते हैं तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्य किए जाते हैं। अगला है वित्तीय अधिकार। पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने, शुल्क वसूलने तथा सरकार के अनुदान प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। यानी उन्हें कर लगाने का अधिकार है, उन्हें शुल्क वसूल करने का अधिकार होता है। तो इसमें क्या होता है कि कर लगाते हैं, शुल्क वसूलते हैं और सरकार अनुदान के माध्यम
से क्या करते हैं कि योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू कर सकती है और अपना वित्तीय जो जैसे वसूल कर जो इकट्ठा होगा उससे और ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होगा, कर इकट्ठा होगा और उससे और ज़्यादा बेहतर योजनाएं बनाई जा सकती हैं। उत्तरदायित्व और पारदर्शिता, यानी इससे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो पारदर्शिता है वो बढ़ जाती है। पंचायतें अपने कार्यों के लिए ग्राम सभा और जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। यहाँ पर क्या है कि पंचायतें जो हैं, ग्राम सभा जो है वो पूरी जनता के जो लोग हैं उनके प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि वो जनता द्वारा ही चुनी जाती है। योजनाओं की जानकारी सार्वजनिक की जाती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। आगे है विकासोन्मुखी भूमिका, यानी विकास को लेकर क्या भूमिका होती है। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की योजनाओं को लागू करती हैं। कृषि, सिंचाई, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में इनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी आप देखते हैं कि जो विकास के कार्य हैं, जहाँ सिंचाई हो गई, कृषि हो गई, रोजगार, जो गांव होता है वहाँ पर कृषि और सिंचाई का तो बहुत ज़्यादा जो है रोल होता है। वहाँ महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में इनके विकास की भूमिका और बढ़ जाती है पंचायती राज संस्थाओं की। अगला है निष्कर्ष। पंचायती राज संस्थाएं भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण और सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जन भागीदारी को बढ़ावा देती है। यानी गांव में लोकतंत्र हो, सामाजिक न्याय हो, पारदर्शिता हो और जन भागीदारी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, इसको बढ़ावा देती है, एक लोकतंत्र व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती है। यदि इन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक अधिकार और प्रशिक्षण यानी शिक्षा मिले तो ये ग्रामीण विकास को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यानी अगर अच्छे से इनको शिक्षा मिले, अच्छे से इन्हें पैसा मिले, संसाधन मिले और अधिकार दिए जाएं तो ये गांव को और प्रभावी बना सकते हैं। इसलिए पंचायती राज संस्थाएं सशक्त, उत्तरदायी और सहभागी स्थानीय शासन का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती हैं। अगला है मौलिक अधिकारों के विशिष्ट लक्षणों की चर्चा कीजिए। यानी मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में हमको दिए गए हैं उसके लक्षणों की हमें चर्चा करनी है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्ण, स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन के लिए आवश्यक है। यानी अगर आपको एक स्वतंत्र जीवन जीना है, एक सुरक्षित जीवन जीना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार होते हैं। और हर जो देश है, हर राष्ट्र के में जो उनकी जनता को अधिकार मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में दिए गए हैं। इसका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना तथा सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना होता है। यानी हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, हर व्यक्ति को भाग लेने की पूरी आज़ादी मिले, ये जो भागीदारी है वो बढ़े, इससे मौलिक अधिकार उन्हें दिए गए हैं। यदि किसी नागरिक को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे न्यायालय में की शरण ले सकते हैं। यानी ऐसी स्थिति जहां मान लो आपको सरकार या संविधान द्वारा अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन अगर आपके अधिकारों का कोई हनन करे तो आप कहाँ जाएंगे? तो आप जाएंगे न्यायालय शरण लेने। न्यायालय आपका न्याय करता है, वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों के प्रमुख लक्षण, यानी मौलिक अधिकारों के प्रमुख लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, यानी जो संविधान द्वारा अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं, इन्हें सामान्य कानून से समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल संविधान संशोधन के माध्यम से ही परिवर्तित किया जा सकता है। यानी मौलिक अधिकार इतने जटिल, इतने प्रभावी होते हैं कि ये जनता को दिए गए हैं, इन्हें कोई भी ऐसे ही नहीं समाप्त कर सकता है। इसके लिए पूरा संवैधानिक संशोधन होता है, उसके माध्यम से ही परिवर्तन होता है। जैसे संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है, जो अब नॉर्मल अधिकार बन चुका है और भागों में ऐड हो चुका है, वो अब संवैधानिक अधिकार नहीं है। लेकिन वो कैसे बदला है? वो संविधान संशोधन के माध्यम से बदला है, उसे ऐसे ही समाप्त नहीं किया गया है। सभी नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा, इन अधिकारों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना होता है। नागरिक बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। यानी कोई भी सरकार हो या कोई भी उनके अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और वो न्यायालय में मांग भी कर सकती है। इनकी रक्षा और स्वतंत्रता का कार्य होता है मौलिक अधिकारों में। समानता का सिद्धांत, मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करते हैं। जैसे जाति, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी हर व्यक्ति को समानता मानी जाएगी, अगर वो कोई भी जो है यहाँ अमीर है, गरीब है, किसी भी धर्म, जाति, लिंग का हो, कोई भी उसका जन्म स्थान हो, उसके साथ जो है न्याय के मामले में या फिर किसी भी मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सम्मान उसे माना जाएगा। न्यायालय द्वारा
संरक्षित। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है यानी हनन होता है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर न्याय प्राप्त कर सकता है। यानी अगर हो सकता है किसी व्यक्ति का जो है मौलिक अधिकार हनन हुआ है, उनका उल्लंघन हुआ है, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वहां जाकर उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपनी अपील कर सकता है, न्याय की मांग कर सकता है। इसे संविधान को सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधान माना जाता है। यानी इसे जो है न्यायालयों को सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधान माना गया है। पूर्णतः असीमित नहीं है। मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं है। देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और शांति बनाए रखने के लिए सरकार ने इस पर उचित और कानूनी प्रतिबंध लगाए हैं। जैसे कि अगर आपको स्वतंत्र, इसमें क्या है कि जो मौलिक अधिकार है वो पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है, निरंकुश नहीं है, बिल्कुल प्रतिबंधों से मुक्त नहीं है। इसमें जो सुरक्षा है, सार्वजनिक व्यवस्था है, नैतिकता है और शांति बनाए रखने के लिए कुछ जो प्रतिबंध है वो कानून ने लगाए हैं। जैसे कि अगर आपको स्वतंत्रता का अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और की स्वतंत्रता का हनन करेंगे। या आपको चलो स्वतंत्रता का अधिकार है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन आप किसी के घर में तो जाकर जा नहीं सकते। आपको बोलने का अधिकार है तो आप, इसका मतलब ये तो नहीं है किसी को अपशब्द बोलेंगे या गलत वर्ड बोलेंगे। तो प्रतिबंधों के साथ जो है मौलिक अधिकारों को आपको दिया गया है कि आपको इतनी स्वतंत्रता है कि उससे किसी और की स्वतंत्रता का हनन ना हो। लोकतंत्र की आधारशिला। मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। यानी जो मौलिक अधिकार है वो एक लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। ये नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता तथा सरकार की आलोचना करने का अधिकार देते हैं। यानी जिस सरकार को उन्होंने बनाया है वो उसके प्रति आलोचना भी कर सकते हैं, प्रश्न भी उठा सकते हैं और सरकार को उसका जवाब देना होगा। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और संगठन बनाना की स्वतंत्रता भी जो मौलिक अधिकार है वो देते हैं। एक मजबूत लोकतंत्र व्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है। व्यक्ति के सर्वगुण विकास में सहायता, यानी व्यक्ति के पूर्ण विकास में ये सहायता करते हैं। मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति के बौद्धिक हो गया, सामाजिक हो गया, मानसिक, शारीरिक सब विकासों में बहुत महत्वपूर्ण है। ये अधिकार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है। इससे प्रत्येक नागरिक अपनी क्षमता को पूरा विकास कर सकता है। यानी जितना वो विकास कर, उसकी जो क्षमता है उसके हिसाब से वो कर सकता है। शोषण के विरुद्ध सुरक्षा। संविधान नागरिकों को मानव तस्करी यानी जो लोगों को किडनैप करके बेचा जाता है, बंधुआ मजदूरी यानी जो बंधुआ बना लेते हैं, मजदूरी करवाते हैं, अपने हिसाब से उनको पैसा देते हैं और बिल्कुल बंधुआ बना के रखते हैं, बाल श्रम जैसे शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे अब बंधुआ मजदूरी खत्म हो चुके हैं, बहुत हिस्सों में शायद अब नहीं देखने को मिलती। इससे समाज में न्याय और समानता और बढ़ती है। यानी जो जिनके साथ शोषण व्यवस्था होती है, बाल श्रम होता है या मानव तस्करी होती है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, कानूनी कार्यवाही की जाती है। धर्म की स्वतंत्रता, यानी आपको धर्म के मामले में पूरी स्वतंत्रता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का धर्म अपनाने, उसका पालन करने, प्रचार करने का अधिकार है, बशर्ते इससे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित ना हो। यानी जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो हमें जो अधिकार दिए गए हैं उनके साथ सीमाएं या प्रतिबंध भी दिए गए हैं। ऐसा ना हो कि आपकी स्वतंत्रता किसी और की स्वतंत्रता को प्रभावित करे। वैसे ही अगर आप किसी भी धर्म को माने, किसी का भी पालन करें, प्रचार करें, लेकिन उससे किसी सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यानी जहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको प्रभावित नहीं होनी चाहिए, उनकी स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये संविधान मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है। यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो नागरिक जो है न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इस कारण इसे मौलिक अधिकारों का रक्षा अधिकार भी कहा जाता है। यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है ये सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा का कार्य करता है। इसमें कुछ रिट दिए गए हैं जिनके माध्यम से न्यायालय जो है इन अधिकारों की रक्षा करता है। आप ये लिख सकते हैं इसके अंदर रेट्स के बारे में भी। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, यानी बिल्कुल आत्मा के रूप में कार्य करते हैं। ये नागरिक और ये भारतीय लोकतंत्र की आत्मा किसने कहा था? ये B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान की आत्मा है। ये नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं। यानी हर स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के साथ वो जीवन जी सकते हैं। साथ ही वे सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रख सकते हैं। यानी सरकार जो उन्होंने खुद बनाई है वो उनसे सवाल कर सकते हैं और जनता के प्रति उन्हें जवाबदेह होना होगा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसलिए मौलिक अधिकार एक मजबूत, लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ एक मौलिक अधिकार जो है लोकतंत्र व्यवस्था बनाने, एक न्यायपूर्ण समाज बनाने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इससे क्या होता है कि मौलिक अधिकार जो है बहुत मजबूत होते हैं, इन्हें ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता है कानूनी, इसे संशोधन द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकता है। और हर व्यक्ति के विकास में मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण रोल रखते हैं।
ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। अगर आपको गेस्ट पेपर्स या नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट या हमारे नंबर पर विजिट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो नंबर पे व्हाट्सअप नंबर से कनेक्ट कर लेना। ठीक है, एक और टिप ये है कि अगर आप जो आंसर लिखते हैं वो ऐसे ही पैटर्न में लिखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी परिचय, उसके बाद मुख्य बिंदु और लास्ट में कंक्लूजन। इससे आपका जो आंसर है वो एकदम ऐसा लगता है, बिल्कुल व्यवस्थित लगता है। और हमेशा उन क्वेश्चनों को पहले करना है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उसके बाद उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको थोड़ा कम आते हैं। और क्वेश्चन वर्ड लिमिट और टाइम मैनेजमेंट के साथ करना है। ऐसा ना हो पहले 3 या 2 क्वेश्चन आपने बहुत टाइम ले लिया और लास्ट के क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं बचा। इसलिए लिमिटेड वर्ड्स के साथ ऐसे पेपर देना है कि पहले ही डिसाइड कर लेना है कि मुझे 20 मिनट या 15 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट करना है, या फिर मुझे इस क्वेश्चन के 4 से 5 पेज लिखने हैं, इससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं लिखूंगा या नहीं लिखूंगी। इस तरीके से डिज़ाइन करना है अपना पूरा पैटर्न, इससे व्यवस्था रहेगी, आप तनाव में नहीं होंगे और पेपर बहुत अच्छे से करके आएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और टिप्स भी अच्छी लगी हो तो अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।